तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली गवर्नर थी, पहली चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। और पहली अगर आपसे पूछी जाए प्राइम मिनिस्टर कौन थी महिला, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और प्रतिभा पाटिल जो थी वो पहली प्रेसिडेंट थी, महिला प्रेसिडेंट थी इंडिया की। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यूवी रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, हार्मफुल रेज होती हैं ओजोन लेयर के द्वारा, जो कि सूरज से आती हैं अर्थ पे। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये जो स्किन कैंसर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ओजोन लेयर जहाँ पे उसको रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, वो कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज को, रेडिएशंस को रोका जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। इनमें से कौन सा लेक है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब एक मैन मेड लेक रहेगा जो कि आदमी के द्वारा बनवाया गया है, और ये एक फ्रेश वाटर लेक रहेगा। तो इसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। तो कोडाईकनाल लेक जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये एक फ्रेश वाटर मैन मेड लेक रहेगा। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज। तो गुप्ता एम्पायर के लास्ट रिकॉग्नाइज्ड जो लास्ट किंग रहे थे उनका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे ये लास्ट रूलर माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के। यांगस्टे रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यांगस्टे रिवर कौन सी कंट्री में फ्लो करती है? यांगस्टे रिवर की बात करी जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी और दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के अंदर फ्लो करती है यांगस्टे रिवर, और ये एक ऐसी रिवर रहेगी जो कि सिर्फ चाइना के अंदर ही फ्लो करती है, किसी और कंट्री में नहीं फ्लो करती, चाइना के अंदर ही फ्लो करती है। अगर एक कंट्री में फ्लो करने वाली रिवर की बात करी जाए तो ये सबसे बड़ी रिवर रहेगी। द फर्स्ट एक्ट्रेस हु वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वॉज। पहली जो एक्ट्रेस रहेंगी जो कि नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में, उनका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है ये पहली एक्ट्रेस थी जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए। यहाँ पे आप एक नाम देख सकते हैं, देविका रानी। देविका रानी से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पहली महिला रहेंगी जिनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? 14 से 15 ये टॉपिक्स हैं इसमें जो कि कवर करे गए हैं और इनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज सिचुएटेड। तो मैत्री जो कि एक इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, ये कौन से कॉन्टिनेंट पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पे इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की पर्पस क्या होता है? टैक्सोनॉमी जो होता है वो किस लिए होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। तो अननोन स्पीशीज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो होता है स्टडी का होता है, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। What is the reason for the red color of the tomato? तो टमाटो जो होता है, टमाटर जो होता है वो लाल कलर का किस कारण की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से रेड कलर होता है। ग्रीन कलर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है ग्रीन कलर का किस वजह से होता है, जैसे पत्तियां होती हैं प्लांट की वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, टमाटो जो होता है पहले ग्रीन कलर का क्यों होता है, तो वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। और रेड कलर जो होता है वो होता है लाइकोपिन की वजह से। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज। तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी मसल्स जो होती हैं उनको बोन से कनेक्ट करता है, उसका क्या नाम होता है? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है टेंडन। टेंडन के नाम से उसको जाना जाता है, जो हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर्स जो होते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है। आपने फ्लेम देखी होगी, उसकी फ्लेम में अलग अलग कलर्स देखते हैं आप, जैसे रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, इस तरीके से अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। तो सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होती है आपकी सिगरेट लाइटर्स में। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो हमारा आंसर है माइकल फराडे। माइकल फराडे के द्वारा एक खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और ये जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए पूछा जाता है और आपको जरूर ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर साबरमती आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1915 में। मई के अराउंड की बात रहेगी। आपको पता होगा महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। इसी वजह से 9 जनवरी को हर साल हम एनआरआई डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसको कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से भी जाना जाता है। तो जब जनवरी 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे तो उन्होंने मई 1915 में साबरमती आश्रम की नींव रखी थी, इसको स्टैब्लिश किया था। और इनका जो पहला सत्याग्रह था वो इन्होंने 2 साल बाद 1917 में अपना स्टार्ट किया था। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्गा। वोल्गा रिवर जो है ये सबसे बड़ी रिवर रहेगी। और वोल्गा रिवर जो है ये आपकी एंड होती है कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी आपको ध्यान होगा, कैस्पियन सी जो है वो सबसे बड़ा लेक रहेगा। खाइबर पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो खाइबर पास जो है ये कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिनको कनेक्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दुरंद लाइन जो रहेगी उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका खाइबर पास, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ अ कोर्ट जज। तो कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। बाकी तीनों जो होती हैं, पार्डन पावर प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, एमरजेंसी को डिक्लेयर करा, तीनों इमरजेंसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो वो भी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। Who among the following was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टीशन के टाइम पे मतलब 1947 में प्रेसिडेंट कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आपके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1947 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। A.O. ह्यूम के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएं तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के बदरुद्दीन तैयबजी। महात्मा गांधी ने 1924 का सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको प्रेसाइड किया था। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है। इसी बैटल के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पावर का पता चला था, क्योंकि 3 फोर्सेस से एक साथ ब्रिटिश फोर्स के द्वारा लड़ा गया था और ब्रिटिश फोर्स ने फिर भी इस लड़ाई को जीता था। तो बैटल ऑफ बक्सर सबसे पहले कब लड़ी गई थी, तो 1764 में, अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो आपने नाम सुना होगा। इनके साथ जो दूसरी तरफ से कंबाइंड फोर्सेस थी वो थी नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम थे, जिसमें नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की फोर्सेस ने मिलके ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ अपना ये युद्ध लड़ा था। बक्सर में इसकी लड़ाई युद्ध लड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following article of the Constitution of India deals with the Uniform Civil Code। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से अपने आर्टिकल रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बताया गया है, तो हमारा आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। Who was the first तीर्थंकर
ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तीर्थंकर जो शब्द रहता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। जो जैन लोग हैं उनसे रिलेटेड रहता है आपका तीर्थंकर शब्द। अब तीर्थंकर में आपसे पूछे जाते हैं कि कितने तीर्थंकर होते हैं, टोटल कितने तीर्थंकर्स होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24। टोटल 24 तीर्थंकर्स होते हैं। इसमें आपके जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर रहेंगे आपके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके 24 तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम रहेगा वर्धमान, जिनको कि महावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महावीर नाम आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंडिया का सबसे पहले हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस पे टोटल कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 284 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था। और अगर इसकी बात करी जाए कि टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 389 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें कि 14 या 15 महिला थी, महिला मेंबर्स थे। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें से 284 लोगों ने इस पे साइन किया था। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। इस पे साइन कब किया गया था? डेट आपसे पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे 284 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था। चौथ एंड सरदेश मुखी टैक्स सिस्टम वॉज रिलेटेड टू। तो चौथ और सरदेश मुखी टैक्स सिस्टम जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मराठास। मराठास के टाइम पे इन दो टैक्स सिस्टम्स को लागू किया गया था। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो इंडियन रेनेसेंस के पहले लीडर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को पहला लीडर कहा जाता है इंडियन रेनेसेंस का। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। तो सत्यशोधक समाज जो था ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? 1873 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ज्योतिबा फुले रहेंगी जिनके द्वारा सत्यशोधक समाज को फाउंड किया गया था 1873 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री रहेगी वहां पे लोकेटेड है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। वॉट इज दी जेमेट ऑफ अ फीमेल कॉल्ड। तो फीमेल जेमेट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? जैसे कि आप मेल फीमेट अगर आपसे पूछा जाए तो मेल गेमेट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पर्म। स्पर्म जो होता है ये मेल गेमेट होता है। और अगर फीमेल गेमेट की बात करी जाए तो वो होता है ओवा। ओवा जो होता है ये फीमेल गेमेट रहेगा। ओवम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दोनों याद रखने, ओवम हो जाएगा, ओवा हो जाएगा फीमेल गेमेट, और मेल हो जाएगा स्पर्म। Who discovered the first vaccine for smallpox in 1796। तो 1796 में पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की लॉन्च करी गई थी, डिस्कवर करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? आंसर आपको पता होगा, एडवर्ड जेनर जो है उनके द्वारा ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को लाया गया था, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पहली वैक्सीन पूछ ली जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपको ध्यान होगा पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी गई थी। What फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। तो ह्यूमन ब्लड का कितना पार्ट रहेगा, कितना फ्रैक्शन रहेगा? प्लाज्मा। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसमें कितना प्लाज्मा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 55%। 55% ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। What इज दी SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैंडला। कैंडला जो होती है ये SI यूनिट होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सभी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस गलत हो जाता है तो उसका सही आंसर जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप कमेंट भी जरूर चेक करें हमारी वीडियोस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चेरी ब्लूसम माऊ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। चेरी ब्लूसम माऊ फेस्टिवल कब, कौन सी स्टेट का रहेगा, कौन सी स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर स्टेट रहेगी जिनके द्वारा चेरी ब्लॉसम माऊ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
जीटी रोड और ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। तो जीटी रोड जो है, जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? कौन से रूलर रहेंगे जो कि जिन्होंने जीटी रोड को बनवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी रूलर रहेंगे जिनके द्वारा जीटी रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे ये लास्ट रूलर थे आपके मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्यन एम्पायर के। ऑन वॉट बेसिस आर दी सीट्स अलॉटेड टू दी स्टेट्स इन दी लोकसभा। लोकसभा में जो सीट्स अलॉट की जाती हैं वो किस बेसिस पे की जाती हैं स्टेट्स को? तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स अलोकेट की जाती हैं आपकी लोकसभा में। तो जैसे बात करी जाए, जैसे इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट रहेगी इंडिया की जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उत्तर प्रदेश के पास ही सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स हैं। कितनी सीट्स रहेंगी? तो 80 सीट्स हैं लोकसभा में। तो 80 सीट्स हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की। उससे अगर कम पॉपुलेशन की बात करी जाए तो फिर आता है महाराष्ट्र में 48 आपकी सीट्स रहेंगी। और तीसरे नंबर पे रहेगा आपका बिहार में 40 सीट्स हैं। और चौथे नंबर पे रहेगा तमिलनाडु में आपकी रहेंगी 39 सीट्स। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो 3 स्टेट्स रहती हैं जिनके पास एक लोकसभा की सीट रहेगी। तो सिक्किम के पास 1 सीट है लोकसभा में, नागालैंड के पास 1 सीट है और आपकी मिजोरम के पास 1 सीट है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिजोरम के पास लोकसभा में कितनी सीट्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ये भी आपको नंबर भी आपको ध्यान रखने हैं। पॉपुलेशन के मुताबिक ही आपको सीट्स एलोकेट की जाती हैं लोकसभा में। विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटू कॉन्टिनेंट। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको कि प्लेटू कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसको प्लेटू कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following country hold a permanent seat of the UN Security Council? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में किसकी परमानेंट सीट है? कौन सी कंट्री की इनमें से परमानेंट सीट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री रहेगी उसकी परमानेंट सीट है आपकी UN सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करी जाए तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से रहेंगे? तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करी जाए तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से रहेंगे? तो करंट टाइम में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं आपके अल्बेनिया, ब्राज़ील, गबोन, गाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडिया भी आपका नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट में आपका लोकेटेड है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाय दी वादियार डायनेस्टी। वादियार डायनेस्टी का टाइम था, उन्होंने अपने शासन में कौन सी जगह रहेगी, कौन सी प्लेस रहेगी जहां पे रूल किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर में रूल किया गया था वादियार डायनेस्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज ए स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो एक स्कीम रहेगी किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को, जिसमें कि जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा है उनको तीर्थ यात्रा पे गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाने का एक ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कि लोगों को भेजा जाता था। और 2020 और 2021 में कोरोना वायरस की वजह से ये जो तीर्थ यात्रा है ये नहीं हुई थी, उससे पहले ये ऑर्गेनाइज लगातार की गई है। हु अमंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा धनानंद जो थे ये लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मारा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा के मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम
हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ स्कॉलर एंड कल्चरल एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री। तो मई 2021 में इनकी डेथ हो गई थी। प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम रहेंगे। तो ये जो रहेंगे कौन सी कंट्री से रिलेटेड थे, पीछे काफ़ी चर्चा थी जब इनकी डेथ हुई थी, उसमें काफ़ी चर्चित रहे थे ये। तो एग्जाम्स में आपके पूछा जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्री से रहेंगे, एक स्कॉलर कल्चरल एक्टिविस्ट थे बांग्लादेश के। दी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को के नाम से जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय दोरबजी टाटा इन। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था दोरबजी टाटा के द्वारा कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1907। 1907 में दोरबजी टाटा ने टिस्को जो कंपनी है उसको इस्टेब्लिश किया था। Who attacked and looted the famous सोमनाथ टेम्पल in 1026 AD। तो सोमनाथ टेम्पल इंडिया का एक काफ़ी फेमस टेम्पल रहता है, इसको अटैक किया गया था और इसमें जो गोल्ड था उसको लूट लिया गया था। किसके द्वारा? 126 AD में। तो हमारा आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी के द्वारा, जो कि एक अफगान रूलर था, इसके द्वारा जो सोमनाथ टेम्पल है उसको लूटा गया था। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय विच एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि फूड का एंड प्रोसेस होता है, वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है, एंजाइम कौन सा होता है प्रेजेंट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर वॉज द फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड। इंडिया में पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा रहेगा जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। कोलकाता में एक फेमस स्टेडियम रहेगा जिसका नाम है ईडन गार्डन, जो कि पहला क्रिकेट स्टेडियम था जो कि इस्टेब्लिश किया गया था। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट की रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट की एक डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। When was the फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन established? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945। 1945 में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया था, उसमें से एक रहेगी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसको कितनी बार अमेंड किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बार उसको अमेंड किया गया है। एक बार अमेंडमेंट किया गया है हमारे प्रियम्बल में। कब किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 3 वर्ड्स हैं, 3 शब्द रहेंगे, उनको ऐड किया गया है हमारे प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सिर्फ वही अमेंडमेंट रहेगा। कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया है? तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रियम्बल में। इन विच स्टेट इज द रोहतांग पास लोकेटेड। रोहतांग पास इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कोई भी इसका आंसर बता सकता है। हिमाचल प्रदेश हमारी स्टेट हो जाएगी जहां पे रोहतांग पास लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ लेक्स। गार्डन ऑफ लेक्स कौन सी हमारी कंट्री है इनमें से, गिवन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जिसको गार्डन ऑफ लेक्स बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो कंट्री है इसको गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको लगातार सेपरेट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिनसे आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारी ई बुक्स हैं, 4 ई बुक्स हैं हमारी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन चारों ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।